Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में न्यूट्रिशन इन अमेबा और न्यूट्रिशन इन हाइड्रा को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन अमेबा को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें, उसके बाद हम टेक्स्ट की तरफ आएंगे। सबसे पहले जो है इनमें इंजेक्शन होगी। इंजेक्शन कैसे होगी? फूड पार्टिकल जो है इस तक इसकी अप्रोच है, अमेबा जो है उसके करीब फूड पार्टिकल है। तो क्या करेगा? सबसे पहले ये सोडोपोडिया को वहाँ से प्रोड्यूस करेगा। जो फॉल्स प्रोजेक्शन जो इसमें हो रही है, जिसको सोडोपोडिया कहा जाता है, फिर वहाँ पे ये फूड को ले लेगा और जो फूड कप जिसको हम कहेंगे, ये सोडोपोडिया के थ्रू वहाँ पे बना लेगा। अब लेने के बाद ये क्या करेगा? इसको फूड वैक्यूल में एंटर करेगा। फूड वैक्यूल में अब इसके इर्द गिर्द जो है, जो दूसरा स्टेप में दिखा रही हूँ, वहाँ पे आप देखें, इसमें जो फूड पार्टिकल जो इसके फूड वैक्यूल में इंटर हुआ है, तो अब क्या होगा? इसके इर्द गिर्द जो है, जो एंजाइम है, उसकी सिक्रेशन शुरू हो गई, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो आके इसके इर्द गिर्द अटैच्ड होंगे और फ्यूज्ड होंगे फूड वैक्यूल के मेम्ब्रेन के साथ। होने के बाद क्या करेंगे? वहाँ पे ये जो एंजाइमेटिक सिक्रेशंस है वो छोड़ना शुरू कर देंगे एंजाइम्स, जिसकी बिना पर अंदर फूड जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। फूड जब डाइजेस्ट होगा तो उसके बाद अब ये फूड जो डाइजेस्ट हुआ है, इसकी एब्जॉर्प्शन शुरू होगी। इसकी एब्जॉर्प्शन जो है किस तरह से होगी? अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो है डिफरेंट कैनाल्स इनके बनते हैं, उसके थ्रू फूड पार्टिकल जो है इसकी ये जो पूरा सेल है अमेबा का, इसमें पास होते हैं और फिर यहाँ पे फूड जो है डाइजेस्ट हो कम्प्लीटली, जो डाइजेशन का पोर्शन था वहाँ पे हुआ था। होने के बाद अब ये क्या करेगा? ये फूड पार्टिकल्स, मिनरल्स, इसका जो भी है वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। होने के बाद जो फोर्थ स्टेप है, वहाँ पे फूड असेम्बलेशन शुरू हो जाएगी और फिर फूड असेम्बलेट होने के बाद जो है, जो फिफ्थ इसकी जो स्टेज है, जिसको एजिशन हम कहते हैं, वहाँ पे क्या करेगा? ये किसी भी एंड से जो है, किसी भी रेयर एंड से वहाँ से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो रिलीज कर देगा। तो जो 4 पॉइंट है, वहाँ पे क्या करेगा? इसको जितनी भी एनर्जी जो है यहाँ से मिलनी होती है वो मिल जाती है। और जहाँ पे फूड जो है डाइजेस्ट होता है, पॉइंट 2 में जो सेकेंड डायग्राम है, वहाँ पे क्या होगा? जो सेकेंड डायग्राम जो दिखाई गई है पॉइंट 2 पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होता ये है कि जो इसका फूड है वो डाइजेस्ट हो, यहाँ से जो है वाटर जो है की कुछ मकदार यहाँ से रिमूव होती है। होने के बाद जो है इसका जो फूड, जो रिमेनिंग फूड अंदर रहता है, कंटेंट जितना अंदर रहता है, वो सबसे पहले जो है वो एसिडिक होगा, उसके बाद वो अल्कलाइन हो जाता है। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन का स्टेप आता है, फिर असेम्बलेशन का आता है और फिर एजेशन का जो स्टेप आता है। इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसको अपनी बॉडी से ये रिमूव कर लेते हैं, अपने सेल से ये रिमूव कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमेबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड कॉकरोच। First of all, we discuss about nutrition in amoeba. Amoeba is a microphagous feeder. Amoeba जो है एक microphagous feeder है। Microphagous feeder का मतलब यही है कि ये बहुत ही छोटे, यानी स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, या फिर माइन्यूट जो फूड पार्टिकल जो होते हैं, उनको ये खा लेता है। Feeds upon small aquatic organisms like bacteria, flagellates, ciliates and minute food particles. ये स्मॉल एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्लैजिला हो, सीलियर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलिया हो, और जो माइन्यूट फूड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये इनको खा लेता है। When a hungry amoeba approaches to some food particles, it produces out its pseudopodia in the form of food cape, which engulfs the food particles by turning into food vacuole. जब
किसी अमीबा को जो है भूख लगती है या अमीबा जो है किसी फूड पार्टिकल के करीब जो है कोई फूड पार्टिकल जो है वो अमीबा के करीब जो है आता है, उसकी पहुंच वहां तक होती है, तो क्या करता है सबसे पहले जो है वो अपने जो सोडोपोडिया है उसको बाहर निकालता है, अपनी इसकी जो बॉडी की जो साइज होती है वहां से ये प्रोजेक्शंस निकालता है सोडोपोडिया की, और फिर वहां पे इन सोडोपोडिया की मदद से वो फूड की बनाएगा और फिर उस पार्टिकल को क्या करेगा, जो सोडोपोडिया है उसके थ्रू इनगल्फ कर लेगा, यानी वो उस जो फूड पार्टिकल जो है उसको अपने फूड वैक्यूल में डाल देगा। द फूड ऑल्सो कंटेन सम वाटर। अब ये रहता पानी में है, खुराक के पानी से ले लेता है क्योंकि जो पानी में मौजूद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, ये इन्हीं को ही खाता है। तो अब इस खुराक के साथ साथ जो है कुछ जो है वाटर भी इसकी बॉडी में चला जाता है। दिस कंप्लीट इंजेक्शन, ये कंप्लीट इंजेक्शन है। द नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन विच इज फैसिलिटेटेड बाय द लाइसोसोम्स। पहला जो स्टेप है कि उसने खुराक को ले लिया, यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब जो दूसरा स्टेप है वो शुरू हो गया कि अब इस खुराक को तो ले लिया है, लेने के बाद अंदर रखना तो नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेस्ट करने के लिए ये कौन से ऐसे इक़दाम करेगा या फिर कौन से ऐसे इसके कुछ खास करेक्टर्स होंगे जिनकी मदद से जो है ये इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। तो ये जो है फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम्स के थ्रू। A few lysosomes surround the food vacuole and get fused with the membrane to discharge their enzymatic content into it. फिर कुछ लाइसोसोम जो है वो इस फूड वैक्यूल के इर्द गिर्द आएंगे और फिर इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ये फ्यूज कर जाएंगे। फूड वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ये लाइसोसोम जो है वो फ्यूज्ड होंगे और फिर वहां पे क्या करेंगे, वो अपने जो इंजाइमेटिक उनके जो कंटेंट्स हैं वो वहां पे डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे, रिलीज करना शुरू कर देंगे। हेंस द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। तो इसका मतलब ये है कि जो अमीबा में है डाइजेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब हम जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे, पिछले लेक्चर में आपने ये नोट भी कर लिया होगा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है इस किस्म की डाइजेशन को कहते हैं जो सेलुलर लेवल पे तो होती है लेकिन ये विद इन द सेल हो, डाइजेशन जो है वो विद इन द सेल हो तो उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, जबकि डाइजेशन जो है वो सेल के आउटसाइड पे हो तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमीबा में डाइजेशन होती है वो उसके विद इन द सेल डाइजेशन होती है ये, इसीलिए हम कहते हैं कि अमीबा में जो है वो डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है। एट दिस स्टेज द वैक्यूल बिकम्स अ डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब इस स्टेज पे आके वैक्यूल जो है वो डाइजेस्टिव वैक्यूल बनेगा। क्यों? क्योंकि अब ये ऐसे काम कर रहा है जैसे कि एक डाइजेस्टिव वैक्यूल काम करता है। कि अब डाइजेस्टिव वैक्यूल की तरह काम क्यों करेगा? बिकॉज हमने कहा था जब फूड जो है फूड वैक्यूल में एंटर होता है तो फूड वैक्यूल के सराउंडिंग्स में लाइसोसोम जो है वो आके अटैच हो जाते हैं, वो इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद वहाँ पे वो एंजाइमेटिक जो कंटेंट है उसकी सिक्रीशंस वहाँ पे शुरू कर देते हैं, वहाँ पे जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब एंजाइमेटिक जो कंटेंट है वो क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। It decreases in size as the water is withdrawn and its content first become acidic and then alkaline. अब जो है अमीबा के साइज या फिर वैक्यूल की साइज जो है वो थोड़ी सी कम होगी, साइज में जो है कमी आ जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब वैक्यूल की साइज डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली अमीबा के साइज में भी फर्क आ जाएगा। अब इनकी साइज में क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि इनमें हमने कहा था कि फूड पार्टिकल के साथ जो है पानी भी चला जाता है, तो पानी जो है वो वहां से निकलेगा और फिर रिमेनिंग क्या रहेगा, फूड पार्टिकल। तो सबसे पहले क्या होगा, फूड जो है वो एसिडिक होगा, उसकी पीएच जो है 5.6 तक होगी और फिर उसके बाद जो है वो अल्कलाइन होगा, उसकी पीएच जो है 7.3 तक होगी। When the digestion is complete, the digestive vacuole membrane is drawn into numerous fine canals.
जब डाइजेशन कंप्लीट होती है तो डाइजेस्टिव वैक्यूल जो था उसकी मेम्ब्रेन जो है वो मजीद जो न्यूमरस फाइन कैनाल्स थी वहाँ पे ड्रॉ होगी. The soluble food particles are passed into the canals and finally into the surrounding cytoplasm by micropinocytosis. अब क्या होगा, जो soluble food particles थे वो passed होंगे इन canals में. वो canals कहाँ बने थे, जो food vacuole के membrane थे वहाँ पे ये canal जो है वहाँ पे बने हुए थे. उनके साथ क्या होंगे, ये वहाँ पे इन canals के थ्रू ये अब साइटोप्लाज्म तक पहुँच जाएंगे. कैसे पहुंच जाएंगे, माइक्रोपिनोसाइटोसिस यानी ये प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं. द डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड सर्कुलेट इन इट थ्रू साइक्लोसिस, where the food is assimilated into new protoplasm or is oxidized to liberate energy. तो क्या होगा, अब यहाँ पे फूड जो है डाइजेस्ट हुआ है, होने के बाद हमने कहा था कि ये इसके साइटोप्लाज्म के सराउंडेड में पहुंच गया. डाइजेस्टेड जो फूड था और इसके साथ ऑब्वियसली वाटर भी होगा थोड़ा बहुत, वो वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होंगे वहां से. फूड पार्टिकल के साथ वाटर तो आया था तो पूरा वाटर तो गया नहीं होगा, थोड़ा वहां पे बचा होगा. वो वाटर जो है वहां पे जो है ये अमेबा जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. इसके साइटोप्लाज्म में ये इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, मिनरल्स की भी एब्जॉर्प्शन होगी और डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल था उसकी भी एब्जॉर्प्शन होगी. और फिर ये सर्कुलेट होगा. कैसे होगा, साइक्लोसिस के थ्रू. ये इसके जितना भी इसका साइज है अमेबा का वहाँ पे ये सर्कुलेट होगा और जहाँ पे फूड जो है एसिमुलेट होगा, जो न्यू जो प्रोटोप्लाज्म है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होके एनर्जी जो है वहाँ से लिबरेट करेगा. The undigested food is digested to exocytosis at the rear end. अब क्या करेगा, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपनी बॉडी से आउट करेगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, और ये किसी भी एंड से कर सकता है कि जिस तरह ये किसी भी एंड से जो है अपना सोडियोपोडिया प्रोड्यूस करके फूड पार्टिकल्स को ले लेता है, इसी तरह से ये इसको बॉडी से आउट भी कर सकता है. न्यूट्रिशन इन हाइड्रा. हाइड्रा इज वन मोस्ट ऑफ सिंपलेस्ट हेटरोट्रोफ टू कैरी आउट एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन विद इन द बॉडी कैविटी. हाइड्रा जो है वो सिंपलेस्ट हेटरोट्रोफ है. हेटरोट्रोफ का मतलब ये डिपेंड करता है अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता है. और इनमें जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है. अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, हमने अमेबा भी डिस्कस कर लिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो डाइजेशन होती है जो सेल के आउटसाइड पे हो, और हमने अमेबा में पढ़ा था कि उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, जबकि हाइड्रा में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है और ये डाइजेशन जो है इनकी बॉडी कैविटी में होती है. आप हाइड्रा के स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं कि उसमें जो है किस तरह से बॉडी कैविटी वहाँ पे उनमें पाई जाती है. It is a macrophagous feeder and feed upon small aquatic animals like crustaceans, small annelids and insect larvae. ये मैक्रोफेगस है. मैक्रोफेगस यानी लार्ज पार्टिकल्स, या फिर एज कम्पेयर टू हाइड्रा की तरह एज कम्पेयर टू अमेबा ये जो फूड पार्टिकल लेते हैं वो उनसे बड़े होते हैं. होते तो स्मॉल है लेकिन एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया वगैरह ये बड़े होते हैं. एंड फीड्स अपॉन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स. और ये जो स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनको ये खा लेते हैं या उनको एज अ फूड ये ले लेते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस है और छोटे जो एनिलिड्स हैं और कुछ जो इंसेक्ट्स के लार्वा हैं उनको ये एज अ फूड के तौर पर ले लेंगे. When these organisms brush against the projection cnidocysts of nematocysts located on the tentacles, their contents are discharged and the prey is paralyzed. जब ऑर्गेनिज्म जो है इसके जो निडोसिल्स हैं निमेटोसिस्ट के प्रोजेक्शन होती है, असल में ये निडोसिल जो है ये निडोसिल्स प्रोजेक्शन जो होती है ये नेमेटोसिस्ट की होती हैं,
जो कि इनके टेंटिकल्स में मौजूद होंगी। उसमें ये अगेंस्ट ये ब्रश होती हैं, ये ऑर्गेनिज्म ब्रश होते हैं, तो क्या करेगा वहाँ पे ये अपने जो कंटेंट है वो डिस्चार्ज करेगा। यानी इसमें कुछ ऐसा इससे खुसूसियत होती है कि ये वहाँ से जो है कुछ सिक्रीट कर सकता है, तो वहाँ से ये डिस्चार्ज करेगा कुछ कंटेंट्स को, जिसकी वजह से जो प्रे उसके सामने आया था या जो फूड पार्टिकल या जो फूड एनिमल जो उसके साथ आया था वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी वो वहाँ से फिर हरकत ही नहीं कर सकेगा। द टेंटिकल्स देन बेंड्स ओवर द माउथ along with other टेंटिकल्स। अब जो है टेंटिकल्स इसके माउथ के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं, यानी माउथ के सारे अतराफ में जो है टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं। जब कोई जो स्मॉल एनिमल जो है एक्वेटिक जो इन्होंने पैरालाइज्ड किया था वो प्रे जब इनके माउथ में आ जाता है तो क्या करेंगे, ये अपने टेंटिकल्स को जो है बेंड करना शुरू करेंगे, उनको क्लोज करना शुरू करेंगे। The mouth open widely enabling to prey to enter the body resulting in ingestion। अब यहाँ पे जो है ये जो फूड पार्टिकल जो था या फूड एनिमल जो इसका था जो भी था वो अब क्या होगा, इसके माउथ में आ गया, और जो प्रे था वो इसकी बॉडी में एंटर हो गया। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ तक फूड जो है वो इनटेक किया है। द माउथ ओपन into the body cavity bounded by the endoderm having glandular and flagellated musculoepithelial cell। जो माउथ है वो अब ओपन होगा इसकी बॉडी कैविटी में। जाहिर बात अब फूड आएगा तो माउथ में ही तो नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अब जाना है बॉडी कैविटी में, तो फूड आएगा और जाएगा बॉडी कैविटी में। और इसके बॉडी कैविटी जो है उसमें जो एंडोडर्म जो है उसमें ग्लैंडुलर और कुछ फ्लैजिलेटेड मस्कुलोएपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पे। द फॉर्मर secrete proteolytic enzymes which initiate extracellular digestion। अब क्या होंगे, इसकी जो एपिथेलियल सेल्स थे, ग्लैंडुलर जो इसके सेल्स थे फ्लैजिलेटेड, वहां से कुछ एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो है वो रिलीज होंगी, जिसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइमेटिक सिक्रीशंस या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जिनको कहा जाते हैं, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्रीशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जिसके नतीजे में जो है अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो स्टार्ट होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है इसकी बॉडी की कैविटी में हो रहा है, इसीलिए हाइड्रा में जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। The flagellated cells and the concentration of the body wall help in the circulation of food and enzymes and result in the mechanical digestion। अब इनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक बात तो ये, दूसरा ये कि हमने कहा था इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, तो इन दोनों की मदद से जो है बॉडी कॉन्ट्रैक्शन और बॉडी वॉल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी और फ्लैजिलेटेड सेल्स की मदद से जो है इनमें फूड की सर्कुलेशन होगी और एंजाइम्स और फूड जो है वो इसकी जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट होंगे, और वहां पे क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट द स्टार्च। हाइड्रा जो है ये प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर सकता है, फैट को भी डाइजेस्ट कर सकता है और ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें यह एबिलिटी नहीं है कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करे। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 4 hours। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है 4 घंटों में। द सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर engulfed by the phagocytic action of the flagellated cells where they are completely digested। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो पार्टिकल्स अब इनगल्फ होंगे फेगोसाइटोसिस के थ्रू, इनके फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है इसको इनगल्फ करेंगे और यहाँ पे जो है इनकी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हो जाएगी। Thus the digestion in hydra is extracellular as well as intracellular। तो हम जो है हाइड्रा में होने वाली जो डाइजेशन है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं और इनको जो है इंट्रासेलुलर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रा है उसमें शुरू में हमने पढ़ा कि जो डाइजेशन हो रही थी वो इनकी बॉडी कैविटी में हो रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। और अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमने पढ़ा कि ये जो इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स में जो डाइजेशन हो रही थी कंप्लीट, इसकी वजह से हम इनको इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी
कह सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसकी डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में होगी, और जो रिमेनिंग जो थोड़ा सा इसका फूड पार्टिकल रहता है जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, वो आके फिर इंट्रा सेलुलर स्टेज पे डाइजेस्ट होता है। The soluble food particles are diffused through mesoglea into the ectodermal cells and the undigested food is ingested through the mouth. जो soluble food particles जो थे वो फिर डिफ्यूज होंगे mesoglea के थ्रू इनके ectodermal cells में, और फिर जो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स थे या फिर फूड जो था वो इजेस्ट होगा इसके माउथ के थ्रू, यानी ये लेते भी मुंह से थे, जो फूड जो ले रहे थे वो भी मुंह से ले रहे थे, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये अपनी बॉडी से रिमूव भी माउथ के ही थ्रू कर रहे हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हाइड्रा को यहाँ पे दिखाया गया किस तरह से वो अपने फूड पार्टिकल को ट्रैप करता है। जो फर्स्ट डायग्राम है जहाँ पे ग्रीन कलर के हाइड्रा यहाँ पे दिखाए गए हैं, ग्रीन कलर्स में ये दिखाए गए हैं, और जो रेड जो आपको एक डॉट नजर आ रहा है ये असल में फूड पार्टिकल है। जब हाइड्रा की अप्रोच जो है फूड पार्टिकल होती है, फूड पार्टिकल तक होती है, तो क्या करेंगे ये इसके टेंटिकल्स को जो है आपस में फिर ये बैंड करते हैं जब ये इसकी माउथ की तरफ लेते हैं, और फिर ये एंटर हो रहा है इसकी बॉडी कैविटी में। और जो सेकेंड डायग्राम जो है इसमें आप देखें कि किस तरह से जो है एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो हाइड्रा में होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये फूड इन्होंने ले लिया है। सबसे पहले इसकी टेंटिकल्स यहाँ पे हैं, और माउथ के थ्रू जो है ये फूड इसकी बॉडी में आ गया। बॉडी में जो है इसकी जो बॉडी कैविटी थी इसमें आ गया। आने के बाद आप जो थर्ड पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। हमने पहले ही जब टेक्स्ट को डिस्कस किया तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो है फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। तो अब इन फ्लैजिलेटेड सेल्स में जो है ये क्या करेंगे, जो सेमी डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स थे जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए थे, ये अब इनको अपनी तरफ कैप्चर कर लेते हैं, और फिर इसको जो है ये फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर जो है जो फूड पिक्यूल्स वगैरह थी इनकी, यहाँ पे फूड पिक्यूल्स में जो है ये क्या करेंगे, इनको फिर फूड पार्टिकल जो थे सेमी डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स थे उनको ये यहाँ पे डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंजाइम्स होते हैं, और इंजाइम्स की सिक्रेशन की वजह से फूड जो है जो रिमेनिंग सेमी डाइजेस्टेड जो फूड था वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर इनमें जो है बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो इसके माउथ के थ्रू ही इसकी बॉडी से आउट हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो न्यूरोसिल हैं, हमने कहा था कि इसमें जो प्रोजेक्टिंग इसमें होती है न्यूरोसिल्स की, और ये टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं, और इसका काम ये होता है कि इससे जो है कुछ डिस्चार्ज होगा, इसका कंटेंट जो है वो डिस्चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो भी प्रे या फिर जो भी जो एनिमल ये खाना चाह रहे थे वो इसके करीब जो भी होंगे वो पैरालाइज्ड होंगे, जिसकी वजह से वो वहाँ से हरकत नहीं कर सकेंगे, और फिर ये इसको इजीली इनगल्फ कर लेते हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।